हेलो गाइस, वेलकम टू बटर टेक ऑफ। आज हम थोड़ी बात करेंगे पहले चैप्टर पढ़ने से पहले। ठीक है? क्या आपने कभी सोचा है कि जो पायलट होता है, ठीक है, उसको सामने का वेदर कैसे दिखता है? वेदर प्लस या फिर कोई आगे रनवे क्लोजर है, या फिर उसका कुछ ऑन मतलब जिस रूट पे जो जा रहा है, लाइक दिल्ली से बॉम्बे जा रहा है, ठीक है, इस रूट पे अगर कोई एविएशन का जो ये होते हैं फ्रीक्वेंसी, जैसे वीओआर हो गया, ठीक है, उसके बाद एनडीबी होता है। ये सारी चीज़ें मतलब एनडीबी और वीओआर जो लोग नए हैं उनको पता नहीं होगी। ये नेविगेशन मतलब इसमें से वीओआर टाइप, ये वीओआर ही है लेकिन ये डैमेज हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मतलब यहाँ से फ्रीक्वेंसीज निकलती, इनको इन फ्रीक्वेंसीज को फॉलो करके हमें यहाँ तक आना होता है, ठीक है। तो वैसे एनडीबी भी उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। ऐसे नेविगेशन एड ऑन बोर्ड कोई खराब है, या प्लस कोई जो रनवे है उनका कुछ मतलब लाइट्स का काम वगैरह चल रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो रनवे बंद किया गया है, वहाँ पे जाना मना है। या फिर नीचे कोई वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, वोल्केनिक इरप्शन में फ्लाई करना बहुत ही डेंजरस होता है। मतलब ये जो वोल्केनिक ऐश होती है ना, ऐसे 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 आती है और ये इंजन में जाती है, ठीक है। हमारा जो इंजन होता है वो जेट इंजन होता है, ठीक है, उसके अंदर माइक्रो डस्ट पार्टिकल्स भी मतलब अलाउ नहीं है उसमें। तो इसके लिए वो इंजन फेलियर हो सकता है। इसके लिए हमें वोल्केनिक इरप्शन मतलब जहाँ पे भी वोल्केनिक इरप्शंस होता है, एशेस वगैरह ऐसे एयर में बहुत हाइट तक ऊपर जाती है, तो वहाँ पे फ्लाई करने के लिए हमें मना है, ठीक है। तो आपके मन में क्वेश्चंस आए होंगे जब पायलट फ्लाइट प्लान फाइल करता है तो तभी, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे इसमें देख भाई, एटीसी सब बताएगा, ठीक है। लेकिन एटीसी कब बताता है? जब हमारी फ्लाइट चालू होती है तभी। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे रनवे क्लोज है, तो पायलट को कैसे पता कि दिल्ली का रनवे क्लोज है? वो एटीसी थोड़ी बताएगा, मतलब फ्लाइट से पहले। तो उस कंडीशंस में ना कुछ नोटैम्स, एआईपीज, या फिर ऐसे जैसे हमारे घर पे जैसे न्यूज़पेपर वगैरह आते हैं ना, मतलब न्यूज़पेपर जैसे डेली नहीं होता, ऐसे कुछ लाइक बोल सकते हो कि आर्टिकल्स होते हैं, वो पब्लिश किए जाते हैं फॉर एविएटर्स, मतलब जो भी पर्सन एविएशन से बिलोंग करता है उनके लिए, ठीक है। तो वैसे ही होता है, एआईपीज होता है, एरोनॉटिकल इन्फॉर्मेशन पब्लिकेशन। उसके बाद नोटिस टू एयर मिसाइल इसको बोलते हैं, नोटैम्स होता है। उसके बाद एआईपी कैसे बुक वगैरह से कुछ समझ लो आप, या फिर ऑनलाइन आती है डिजिटल, अभी तो ई एआईपीज आने लगे, ठीक है। ऐसे नेविगेशनल चार्ट होता है, इन सबको देख के वो फ्लाइट प्लान फाइल करते हैं। उसके बाद हमारी जो फ्लाइट है वो सेफली कंडक्ट की जाती है, ठीक है। तो आज हमारा जो एविएशन का सीरीज चल रहा है एयर रेगुलेशंस का, उसका चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, और सारा यही पढ़ेंगे कि उनको कैसे पता होता है कि सामने वाले एयरपोर्ट पे कुछ काम चल रहा है, या फिर कोई भी वहाँ पे सिचुएशन है, रनवे क्लोज है, रनवे पे लाइट्स नहीं है, उसके बाद रनवे स्लिपी मतलब स्नो बढ़ा है उसके ऊपर, या फिर डैम्प रनवे वगैरह, वो सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है एरोनॉटिकल इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। ओके। अगर आपने हमारा जो मतलब पहले चैप्टर नहीं देखे होंगे, तो यहाँ पे पूरे सीरीज की आपको लिस्ट मिल जाएगी आई बटन पे, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले, तो ये सारे टॉपिक है वहाँ पे, ये टोटल 5 टॉपिक है, ठीक है। तो ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला, सो डोंट वेरी। ओके। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा एआईपीज, मतलब एरोनॉटिकल इन्फॉर्मेशन पब्लिकेशन। सेकंड है एआईसी, एरोनॉटिकल इन्फॉर्मेशन सर्कुलर। थर्ड वन इज जो चैप्टर का नाम है एरोनॉटिकल इन्फॉर्मेशन सर्विस, वो क्या होता है। उसके बाद एकार्स पढ़ेंगे, एरोनॉटिकल इन्फॉर्मेशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल। उसके बाद नोटैम्स पढ़ेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। AIPs. AIP is a publication that contains a permanent aeronautical information essential for the air navigation. देखो, AIPs में क्या पब्लिश किया जाता है? AIPs में अगर मान लो दिल्ली का जो रनवे है, ठीक है, तो दिल्ली का रनवे नहीं तो फिर कोई भी एरोड्रोम है, वो परमानेंटली बंद होने वाला है, परमानेंटली शट डाउन हो रहा है उसके ऑपरेशंस वगैरह ड्यू टू सम इश्यूज, या फिर कोई वहाँ पे इंसिडेंट और एक्सीडेंट हो गए, तो उस कंडीशन में वो सारा एआईपीज में मेंशन किया जाएगा, ठीक है। एआईपीज भी बहुत सारे टाइप की होती है, लेकिन जो फर्स्ट वाला टाइप होता है इसमें परमानेंट एरोनॉटिकल चेंजेस है वो यहाँ पे नोट किए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें परमानेंट में ऐसा भी हो सकता है कि कोई रूट है जिसका नाम बदल के कुछ और रख दिया, वो परमानेंटली अभी वही रहेगा उस कंडीशंस में, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ पायलट एंड द एविएशन पर्सन विद द इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर सेफ फ्लाइट ऑपरेशन, ठीक है। देखो वहाँ पे वो क्या करता है, ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर फॉर सेफ फ्लाइट, मतलब हमारी जो फ्लाइट है वो सेफली फ्लाई करने के लिए हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी ना, कि सामने वाले ऑन रूट पे हमें क्या फैसिलिटीज है या नहीं है, तो वो सेफ ऑपरेशन के लिए वो एआईपी पब्लिश की जाती है, ठीक है। एआईपी कंसिस्ट द बेसिक इन्फॉर्मेशन सोर्स फॉर द परमानेंट इन्फॉर्मेशन एंड लॉन्ग ड्यूरेशन टेम्पररी चेंजेस, ठीक है। अभी तक हमने देखा था कि परमानेंट चेंजेस के लिए एआईपी इशू होती है, ठीक है, लेकिन इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन टेम्पररी चेंजेस भी होती है। लाइक मान लो कि जो बॉम्बे का रनवे है, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा है, क्रॉस में है। ओके, तो यहाँ पे मतलब मान लो ये रनवे 27 है, और ये रनवे लाइक दूसरा कोई भी ये पकड़ लो, ठीक है, ये 39 वगैरह ऐसे पकड़ लो, एज्यूम कर लो। लेकिन ये जो रनवे 27 इस पे ऑपरेशन चल रहे थे, ओके, तो रनवे 29 हाँ ये मेंटेनेंस में था। तो ये मेंटेनेंस के लिए जब जाता है रनवे, ओके, तो इसमें मिनिमम आपको 8 to 10 मंथ्स का टाइम होता है, तो ये टेम्पररी चेंजेस है। तो इन कंडीशंस में ये भी एआईपी में मेंशन किया जाएगा, ताकि जो भी पायलट है वो फ्लाइट प्लान फाइल करते वक्त अपना देख के चले, मतलब यहाँ पे अगर यहाँ पे वेदर हुआ, या फिर टेल विंड हेल विंड कंपोनेंट कैलकुलेट करके यहाँ पे लैंड करना होता है, तो उस कंडीशंस के लिए उनको पता चल जाएगा कि हमें रनवे 27 पे लैंड करना है, उसी तरह से वो प्लानिंग करेंगे। ओके, तो ऐसे टेम्पररी चेंजेस भी होती है, वो एआईपीज में मेंशन की जाती है। एआईपी शैल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। एआईपी
3 पार्ट्स में बटी हुई है, ठीक है। मतलब जनरल जनरल जेन बोलते हैं इसको, जनरल contains administrative regulatory and the national requirements such as the national regulation changes and services। मतलब ये जो जनरल एआईपी होती है, इसमें क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के चेंजेस हो गए, उसके बाद नेशनल लेवल के चेंजेस हो गए, या फिर कोई लॉ नेशनल रेगुलेशंस में कुछ चेंज आया, मतलब आईकॉम ने कुछ नया रूल्स इंप्लीमेंट किया है, तो एआईपी में मेंशन किया जाएगा जनरल वाले पार्ट में, ठीक है। उसके बाद एन रूट में क्या क्या मतलब टाइप के इंसिडेंट या फिर चेंजेस मेंशन किए जाते हैं। कवर एयर स्पेस स्ट्रक्चर, मतलब कोई भी एयर स्पेस से रिलेटेड या फिर कोई एयर स्पेस बंद है वगैरह ऐसे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, एटीसी का प्रोसीजर में कुछ चेंजेस आए वो। उसके बाद एटीएस रूट, जैसे मैंने बताया था आपको कि जो रूट का नाम चेंज किया या फिर रूट को कोई परमानेंटली डाइवर्ट कर दिया या फिर उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो उस वाले कंडीशन में एटीएस रूट के भी रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो जनरल में पब्लिश की जाएगी। उसके बाद नेविगेशन एड, जैसे वीओआर एनडीबी वो खराब हो गया या फिर उसको कुछ डैमेज पहुंच गया। डैमेज तो यूजुअली कोई करता नहीं है, लेकिन जो लाइटनिंग होती है उसी वजह से डैमेज वगैरह हो सकते हैं नेविगेशन एड्स पे, ओके। उसके बाद ये डीए होता है, ठीक है, एरोड्रोम डायरेक्टरी प्रोवाइड्स detailed data service and approach airport charts for the individual aerodromes and हेलीपोर्ट्स, मतलब देखो हेलीकॉप्टर वगैरह जहाँ पे लैंड करता है वही है। एरोड्रोम इंडिविजुअल चेंजेस, मतलब उसके अंदर अप्रोच बनाने में अगर मान लो यहाँ पे कोई वीओआर या फिर अभी आईएलएस होता है, ठीक है, तो आईएलएस में कुछ खराबी आ गई या फिर उसको चेंज कर दिया या फिर उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, वो सारी चीजें फ्रीक्वेंसी वगैरह चेंजेस किया तो वो एडी मतलब एरोनॉटिकल डायरेक्टरी में मेंशन की जाएगी, ठीक है। एआईपी शुड मेंटेन इट्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एयर नेविगेशन फैसिलिटीज एंड सर्विसेज डिस्क्राइब इन एआईपी, ओके। एआईपी जो पब्लिश होती है तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कौन ये एआईपी पब्लिश करता है, एएआई और डीजीसीए। एआई मतलब हो गया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डीजीसीए का हो गया डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ओके। एआईपी शुड एक्सप्लेन द जनरल कंडीशंस अंडर विच दिस फैसिलिटीज आर सर्विस कैन बी यूज्ड फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स, ओके। देखो जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती है उनके लिए, मतलब कोई भी अगर रूल वहाँ पे मेंशन किया है तो वहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहिए कि ये कौन सी कंडीशंस में ये रूल लागू होगा, या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट पे लागू होगा या फिर अपने जो डोमेस्टिक फ्लाइट है उस पे मतलब उसको उसके लिए बनाया गया है, वो सारा क्लियरली मेंशन होना चाहिए, ठीक है। थर्ड वन इज एआईपी शुड कंटेन अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन country regulations and practices and related to ICAO standards, recommended practices and procedures, so that user can easily identify the difference between नेशनल रिक्वायरमेंट्स एंड आईकाओ रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो अभी देखो जब हम मतलब फ्लाई करते हैं तो ये थर्ड वाला पॉइंट है ना, इसको आप पहले स्टार बना लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इनका मतलब ऐसा होता है कि एआईपीज में बहुत सारे रेगुलेशन होते हैं। आईकाओ को रेगुलेशंस अभी देखो, हम आईकाओ के अंडर काम करता है हमारा कंट्री, ठीक है, जो भी एविएशन डिपार्टमेंट है। आईकाओ ने कुछ नया रूल इंप्लीमेंट किया तो वो हमें हमारी कंट्री में भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, लेकिन हमारे कंट्री ने भी वहाँ पे आईकाओ के 2-3 रूल होते हैं, ठीक है, हमें ऑप्शन दिए जाते हैं, ऑप्शन 1, 2 वगैरह या 3। तो वहाँ पे ऐसा लिखा है कि वो दोनों अगर ऑप्शन रखने हैं तो वो किन कंडीशन में रखने हैं, ओके। वो सेपरेटली और अच्छे से वहाँ पे डिफाइन किया रहना चाहिए, मतलब वो कैन इजीली आइडेंटिफाई डिफरेंस बिटवीन नेशनल रेगुलेशंस एंड आईकाओ रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। मतलब आईकाओ की जो रिक्वायरमेंट और हमारे जो नेशनल के रूल्स है उनको भी फॉलो करते हुए जो वहाँ जो उसको पढ़ के फ्लाइट प्लान फाइल करने वाला या फिर जो भी पायलट है उसको वो डिफरेंस करना समझ में आए, ठीक है। तो अभी लास्ट वन पॉइंट पढ़ते हैं। एआईपी शुड स्टेट विच ऑप्शन हैज बीन सिलेक्टेड बाय द स्टेट वेयर द आईकाओ अलाउस मोर देन वन एक्सेप्टेबल मेथड एंड प्रोसीजर। देखो आईकाओ क्या करता है, ऐसे 1, 2, 3 ऐसे 4-5 मेथड दे देता है, ठीक है। उसमें से एआईपी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डीजीसी पब्लिश करता है तो उनको उसमें मेंशन करना होगा कि हमने कौन सा वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया, मतलब हम जो वो 1 नंबर बताया था वो या फिर 4 नंबर वाला, तो वो वहाँ पे सेपरेटली और अच्छे से मेंशन होना चाहिए जिससे कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो, ठीक है। तो अभी देखते हैं एआईपी अमेंडमेंट क्या होता है। परमानेंट चेंजेस टू बी द इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट इन एआईपीज। एआईपी अमेंडमेंट में क्या इंफॉर्मेशन दी जाएगी जिसमें परमानेंट चेंजेस, लाइक कोई एयरपोर्ट बंद हो गया या फिर एयर स्ट्रिप बंद कर दी, लाइक कोई किसी जगह से ऑपरेशन परमानेंटली शट डाउन कर दिए, तो उस कंडीशंस में एआईपी अमेंडमेंट में वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। एआईपी सप्लीमेंट में क्या होता है, AIP supplement is the publication used to provide temporary aeronautical information of long duration more than 3 months। मतलब ऐसा कोई चेंजेस है, जैसे मैंने बताया था कि रनवे मेंटेनेंस में गया है, ठीक है, वो अप्रॉक्स 1 ईयर लेगा, तो इस कंडीशन में ये 3 मंथ प्लस हुआ इसका क्लोजर, ठीक है, तो ये एआईपी सप्लीमेंट में मेंशन किया जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म वाले, ठीक है, मिनिमम मतलब 3 मंथ या फिर उससे ज्यादा, मतलब 4 मंथ भी हो सकते हैं या फिर 5 मंथ हो गए, उसके बाद 2 साल भी हो गए, तो वो एआईपी सप्लीमेंट में मेंशन किया जाएगा। इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन दैट इज नॉट परमानेंट बट द इंपॉर्टेंट फॉर द पायलट्स and aviation person, example including runway closed for the 6 hours 6 months, okay, airport construction work for 1 year, taxiway close for several months, okay। तो इस ऐसे एग्जांपल भी दे रखे हैं, तो इन कंडीशन में एआईपी सप्लीमेंट्स यूज किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं एआईसी क्या होता है। एयरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन सर्कुलर, अ नोटिस कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन दैट डज नॉट क्वालिफाई फॉर द orientation of NOTAM
or inclusive of AIP, but which is related to the flight safety and navigation and technical, administrative और legislative matters. देखो इसमें ऐसी चीजें मेंशन की जाती है कि जो नोटैम्स में भी नहीं आ रही है और एआईपीज में भी नहीं आ रही है। तो ऐसी जो नेविगेशन एड से रिलेटेड या फिर टेक्निकल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की जो भी चीजें होती है जो नोटैम्स में भी नहीं पब्लिश कर सकते और एआईपी में भी पब्लिश नहीं कर सकते, उसके लिए सेपरेट सेक्शन बनाया गया है, एरोनॉटिकल इन्फॉर्मेशन सर्कुलर एआईसी। इसका एग्जांपल देखते हैं, एडवाइस ऑन मेडिकल मैटर्स ऑफ द स्पेशल इंटरेस्ट टू द पायलट एक्सेट्रा। मतलब मेडिकल से रिलेटेड जो कोई चीजें वगैरह हो गई, या फिर कोई फ्लाइट में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी प्रोटोकॉल न्यू इंट्रोड्यूस किया है, तो वो सारे एआईसी में किए जाएंगे, जो कि नोटैम और एआईपी में जो भी मेंशन नहीं करना होता है वो एआईसी में कहता है। इतना ध्यान में रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एआईसी क्या होता है? एरोनॉटिकल इन्फॉर्मेशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल, एकार्स बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। एकार स्टैंड फॉर एरोनॉटिकल इन्फॉर्मेशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल। इट देखो ये फुल फॉर्म ही दिया है, फर्स्ट वाला हो गया, ठीक है। सेकंड वाला पढ़ते हैं। इट इज अ सिस्टम यूज टू गिव द एडवांस नोटिस ऑफ सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल चेंजेस। देखो ये एडवांस में नोटिस देता है, मतलब कोई चेंजेस आने वाला या फिर कोई सर्कुलर कोई रूल नया इनिशिएट होने वाला है, तो उस कंडीशन में एआईसी से हमें वो रूल पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एकास इन्फॉर्मेशन इज इशू एंड द फिक्स इफेक्टिव डेट एवरी 28 डेज। मतलब वो जो एकास होता है ये पब्लिश कब किया जाता है? हर 28 डेज में इसको पब्लिश किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं। द इंफॉर्मेशन इज डिस्क्राइब बाय द एआईएस एट लीस्ट 42 डेज बिफोर फॉर द इफेक्टिव डेट। मतलब जिस दिन वो इफेक्टिव डेट का मतलब हो गया कि मान लो अभी 1 तारीख को वो लागू करना है, तो उससे पहले 42 डेज से मतलब उससे पहले 42 डेज आप गिन लो, तो तब मतलब 1 तारीख को लागू अगर मान लो कि 1 तारीख को लागू होना है, ठीक है, तो उससे 1.5 महीना पहले अप्रॉक्स, तो उस इन्फॉर्मेशन को उनको एडवांस नोटिस की तरह मतलब एकास में मेंशन करना होगा। ओके, वंस इफेक्टिव डेट द इन्फॉर्मेशन नॉर्मली रिमेन्स अनचेंज फॉर द एटलीस्ट 28 डेज। अभी देखो हमने पहले जो इन्फॉर्मेशन थी वो पास करनी थी, हमने 42 डेज रखा, ठीक है। ये 1 तारीख को पब्लिश होने वाला है, इससे इफेक्टिव डेट है, मतलब इससे आगे वो स्टिक कर दिया जाएगा। देखो ना यार, कोई भी रूल इंट्रोड्यूस किया तो सबको पता तो चलना चाहिए ये रूल है। ओके, तो इसके लिए 42 डेज का टाइम होता है। तो अभी मान लो कि आज मैंने पब्लिश किया, इसके 42 डेज के बाद 1 तारीख है। ओके, लेकिन 1 तारीख के बाद भी तो कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली फ्लाई करते होंगे या फिर इनको पता नहीं रहता या फिर कोई भूल गए होंगे, क्योंकि देखो आदत चेंज करने के लिए बहुत टाइम लगता है। ओके, और इतना फटीक होता है तो हम मतलब अपना दिमाग नहीं लगाते, चेकलिस्ट फॉलो करते हैं, उसका प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं, इसलिए। तो ये जो 42 डेज का टाइम दिया गया था, ठीक है, इसको और एक्सटेंड करते 28 डेज बढ़ा दिया, मतलब ये अनचेंज रहता है। एकास में वो इन्फॉर्मेशन और 28 डेज के लिए वहाँ पे रखी जाती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया चेंज ऑफ द नेविगेशन एड फ्रॉम एनडीबी टू व्यूअर। अगर देखो अपग्रेड किया, मतलब एनडीबी थोड़ा लाइक पुराने जमाने का था, व्यूअर अभी लेटेस्ट और इसकी एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा है, तो व्यूअर को एनडीबी को व्यूअर से अपग्रेड कर दिया, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन एकास में मेंशन की जाएगी। इन्फॉर्मेशन पब्लिश थ्रू एकास, और क्या इन्फॉर्मेशन जो एकास के थ्रू पब्लिश की जाती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, एकास इज यूज फॉर द सिग्निफिकेंट चेंजेस रिलेटेड टू। हाँ, मतलब इसमें कोई चेंजेस हुए तो एकास में मेंशन किए जाएंगे, ये जो पॉइंट्स है इसमें। फ्लाइट इन्फॉर्मेशन रीजन, जो एफआईआर रीजन होते हैं हमारे इंडिया में कितने हैं? 4+1 इतने एफआईआर, मतलब टोटल 5 एफआईआर रीजन्स है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल एरिया में अगर मान लो कि बॉम्बे कंट्रोल एरिया इतना है, तो इसके अंदर ये थोड़ा पार्ट और बढ़ा दिया, तो उस कंडीशंस में ये कंट्रोल एरिया के चेंजेस मेंशन किए जाएंगे। उसके बाद कंट्रोल जोन के चेंजेस भी मेंशन किए जाएंगे। उसके बाद नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज के भी कुछ चेंजेस है वो उसमें मेंशन किए जा सकते हैं। पोजीशन ऑफ नेविगेशन एड, मतलब कोई नेविगेशन, अभी देखो ये जो आईएलएस या फिर व्यूआर व्यूआर क्या करता है, हमें एयरपोर्ट के पास आके यहाँ पे छोड़ देता है, यहाँ पे कहीं व्यूआर लगा होगा तो वो हमें यहाँ तक खींच के लाएगा, इसके आगे हमें अप्रोच बना के लैंड करना होता है। लेकिन मान लो ये जो व्यूआर है तो इस साइड से लेके इस साइड पे चेंज कर दिया, ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा? तो वो सारी चीजें ये नेविगेशन एड के मतलब लाइक दैट कम्युनिकेशन फैसिलिटीज में कोई चेंजेस हुए तो वो इसमें मेंशन किए जाएंगे। कभी कोई फ्रीक्वेंसी चेंज की है या फिर कॉल साइन चेंज किया है, मेंटेनेंस कोई मेंटेनेंस चल रहा है, उसका टाइम मतलब उसका पीरियड मेंटेनेंस पीरियड चल रहा है, तो उस कंडीशन में वो सारी इन्फॉर्मेशन एक में दी जाएगी। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी वहीं पे प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। एयर ट्रैफिक प्रोसीजर्स, वहाँ पे हमने पढ़ा था ना, एयर ट्रैफिक के भी कुछ चेंजेस मेंशन किए जाता है, तो उसमें होल्डिंग प्रोसीजर्स में चेंज आया, अप्रोच प्रोसीजर में चेंज आया, उसके बाद अराइवल प्रोसीजर में कुछ, डिपार्चर प्रोसीजर में चेंजेस आए, तो वो वहाँ पे मेंशन किए जाएंगे। उसके बाद नॉइस एबेटमेंट प्रोसीजर्स, मतलब कोई ज़्यादा नॉइस वगैरह बन रही, नॉइस पोल्यूशन होता है, उसकी जगह पे कोई प्रोसीजर है वो, अदर एटीसी प्रोसीजर्स में कुछ चेंजेस आए तो वो वहाँ पे मेंशन किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज में भी कुछ चेंजेस में जैसे हमने पढ़ा था, तो उसमें मेट्रोलॉजिकल फैसिलिटीज हो गया, वेदर ब्रॉडकास्टिंग प्रोसीजर हो गया, ठीक है। एरोड्रोम इन्फॉर्मेशन में रनवे हो गया, ठीक, या फिर स्टॉप हो गया, इनमें कुछ चेंजेस किया, कंस्ट्रक्शन चल रहा है या फिर कोई नया इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे इंस्टॉल किया, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मेंशन की जाएंगी, ठीक है। अभी देखते हैं नोटैम्स क्या होता है। नोटैम्स मतलब होता है नोटिस टू एयर मिसाइल भी बोल सकते हैं और नोटिस टू एयरमैन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। नोटैम, NOTAM stand for notice to air missile or notice to airman. It is a notice containing the important information about established condition
और चेंज इन एरोनॉटिकल फैसिलिटी सर्विस एंड प्रोसीजर टू हजार्डस, मतलब इसमें ऐसे चेंजेस मेंशन किए जाते हैं जिसमें जो भी एस्टेब्लिश, मतलब उसमें नेविगेशन फैसिलिटीज में कुछ चेंजेस आ गए या फिर एरोनॉटिकल फैसिलिटीज में या फिर प्रोसीजर्स में कुछ चेंजेस है तो वो इसमें मेंशन किए जाएंगे। ये इमीडिएटली चेंजेस होते हैं। ओके, इसका कुछ हमें 42 डेज पहले इसका कुछ ये देना नहीं होता। अभी भी देखो, लाइक मान लो किसी वॉर की वजह से दिल्ली के ऊपर या फिर जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, JNK, उसका एयर स्पेस बंद करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल नोटा में एक जारी कर देंगे कि जो भी मतलब फ्लाइट में जो भी एविएशन से रिलेटेड करते हैं तो उनके लिए एक नोटाइम होगा, नोटिस टू एयरमैन, कि मतलब इस जगह पे फ्लाई करना मना है, तो सारे एयरक्राफ्ट वहां से इमीडिएटली हट जाएंगे। ओके, उस कंडीशन में दिस इन्फॉर्मेशन इसेंशियल फॉर द सेफ फ्लाइट ऑपरेशन, ये इन्फॉर्मेशन सेफ फ्लाइट ऑपरेशन के लिए होती है। अभी देखो वॉर का टाइम चल रहा है तो फिर यार जम्मू कश्मीर का स्पेस बंद करना पड़ा, तो ये भी तो फ्लाइट सेफ्टी की बात आ गई। ओके, तो लास्ट वन देखते हैं। इन इंडिया नोटैम आर ओरिजिनेटेड बाय द इंटरनेशनल नोटैम ऑफिसेस। ओके, तो ये कुछ नोटैम ऑफिसेस है, तो इनसे ये नोटैम पब्लिश किया जाता है। फर्स्ट नोटैम ऑफिस है मुंबई में, दूसरा कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे नोटैम सीरीज। नोटैम की जो सीरीज होती है, नोटैम ए, नोटैम सीरीज A, B, उसमें अलग अलग टाइप के चेंजेस मेंशन किए जाते हैं, तो हम वो सारी सीरीज आज देखेंगे। ठीक है, सीरीज ए में क्या मेंशन होता है, इन्फॉर्मेशन अबाउट चेंज और अनसर्विसेबल एरोनॉटिकल फैसिलिटीज। अभी देखो वीओआर काम नहीं कर रहा है या फिर वीओआर को चेंज कर दिया, वो सीरीज ए में मेंशन किया जाएगा। देखो चेंज करना है तो 42 डेज पहले, मतलब वो एकास में पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो खराब हो गया एरोनॉटिकल फैसिलिटीज में कोई खराबी आ गई या फिर माल फंक्शन हो गया तो वो तो इमीडिएटली होता है। ओके, तो उस कंडीशन में वो एक नोट टाइम जारी कर देंगे। ओके, उसके बाद एक्सपेक्टेड टू लिस्ट ऑफ मोर देन 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे से भी ज़्यादा डिले वगैरह होने वाला है या फिर जो भी चीज़ है वो। उसके बाद देखते हैं कि एग्जाम्पल में वी आर एट मुंबई एयरपोर्ट अनसर्विसेबल फॉर 5 आवर्स, देखो खराब हो गया तो 5 घंटे के लिए उसको बंद कर दिया, मतलब टेम्पररी, बहुत ही मतलब 1-2 घंटे का जो भी चेंजेस रहा या फिर 2 घंटे का या फिर 6 घंटे का, तो वो सारे नोट टाइम सीरीज ए में पब्लिश किए जाएंगे। नोट टाइम सीरीज बी होता है इंफॉर्मेशन अबाउट चेंज और अनसर्विसेबल ऑफ एरोनॉटिकल फैसिलिटीज, इसमें भी वही मेंशन होता है। ओके, एक्सपेक्टेड टू, देखो इसमें एक्सपेक्ट क्या किया था मैंने, ये थोड़ा मतलब या शायद से मेरा थोड़ा ये हो गया, एक्सपेक्टेड टू एटलीस्ट मोर देन 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे से ज़्यादा बड़े जो चेंजेस है तो वो सीरीज ए में पब्लिश किए जाएंगे। और एक्सपेक्टेड टू बी एटलीस्ट मोर देन 30 मिनट्स एंड बट लेस देन 2 आवर्स, लेकिन 2 घंटे से नीचे और 3 घंटे से ऊपर कोई चेंजेस है वो सीरीज बी में चेंज मतलब मेंशन किया जाएगा। लाइक रनवे लाइट अनसर्विसेबल फॉर 1 आवर्स, मतलब रनवे लाइट में कुछ दिक्कत हो गई 1 घंटे के लिए वो बंद रहेगी, तो इस कंडीशन में वो पब्लिश कहाँ पे किया जाएगा, सीरीज बी में। उसके बाद सीरीज सी बढ़ते हैं, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डोमेस्टिक एयरपोर्ट, मतलब डोमेस्टिक एयरपोर्ट से जो भी ये होगी, चेंजेस हो गए या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सीरीज सी में पब्लिश की जाएगी। टेम्पररी प्रोसीजर चेंज अफेक्टेड ओनली डोमेस्टिक ऑपरेशंस, कुछ टेम्पररी चेंजेस किए उससे डोमेस्टिक ऑपरेशंस अफेक्ट हो सकते हैं, तो ये सारी चीजें सीरीज सी में पब्लिश की जाएगी डोमेस्टिक एयरपोर्ट में। ठीक है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट से रिलेटेड। सीरीज डी देखते हैं, इन्फॉर्मेशन अबाउट चेंज टू द अनसर्विसेबिलिटी ऑफ डिफेंस कंट्रोल एरोड्रोम ओनली। देखो डिफेंस के जो एरोड्रोम होते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि पुणे का जो एयरपोर्ट है वो डिफेंस कंट्रोल एरोड्रोम है, मतलब वो इंडियन एयरफोर्स, ओके, इंडियन एयरफोर्स के अंडर आता है, तो उस कंडीशन में उस एयरपोर्ट पे कुछ चेंजेस वगैरह हो गए या फिर और मतलब कुछ अनसर्विसेबल नेविगेशन इक्विपमेंट हो गया, तो वो सारी चीज़ें सीरीज डी में मेंशन की जाएगी। देखो यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिया है रनवे मेंटेनेंस एट एयरफोर्स कंट्रोल एरोड्रोम। ओके, तो अभी देखते हैं सीरीज जी क्या होता है। जी में इंफॉर्मेशन ऑफ द चेंज लिस्टिंग नेचर एंड अफेक्टेड एयरक्राफ्ट ऑपरेशन ऑपरेशन बाय द इंटरनेशनल नोटैम्स ऑफिस दिल्ली, ये सीरीज जी का जो नोटैम होता है वो सिर्फ दिल्ली से ही पब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो अगर डीजीसीए के अंडर कुछ इशू है तो वो सीरीज जी में अब ये दिया जाएगा। लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन अफेक्टेड एयरक्राफ्ट ऑपरेशन अक्रॉस इंडिया। ओके, तो ये इसका एग्जांपल ये है। तो इस कंडीशन में ऐसे चेंजेस रहे तो वो सीरीज जी में मेंशन किए जाएंगे, और ये जो नोटैम आता है सीरीज जी का तो वो सिर्फ दिल्ली ऑफिस से आता है। ओके, तो इंपॉर्टेंट कोड्स ऑफ नोटैम, नोटैम के कुछ कोड्स है तो वो देखेंगे। नोटैम एन, एन का मतलब होता है न्यू नोटैम, यूज फॉर द कम्प्लीटली न्यू नोटैम, मतलब कोई कम्प्लीटली न्यू नोटैम आ गया। अभी आर वाला देखते हैं, आर वाला मतलब कोई रूल को चेंज किया। अभी देखो कि कोई मेंटेनेंस चल रहा था, वहाँ पे लिखा था कि 2 घंटे में हो जाएगा, लेकिन कुछ कंडीशंस की वजह से ही इसको रिप्लेस करके 4 आवर्स में भी कर दिया जाता है, तो इस कंडीशन में इसको आर नोटैम बोलेंगे। ठीक है, नोटिस नोटैम सी होता है, सी मतलब कैंसिलेशन। अभी देखो 2 या 4 घंटे हो गए, 4 घंटे में काम खत्म हो गया तो इस नोटैम को कैंसिल कर दिए जाएंगे, मतलब इसका मतलब होगा कि वो जो एयरपोर्ट या फिर जो भी फैसिलिटी थी जिसपे काम चल रहा है तो वो सर्विसेबल हो चुकी है। ओके, उसके बाद ये नोटैम आता है, इज अ स्पेशल नोटैम यूज फॉर द रिपोर्ट प्रेशंस ऑफ, देखो ये स्नो टाइम तो इंडिया में कभी आता ही नहीं है। स्नो टाइम मतलब वही कि रनवे पे स्नो आ गया या फिर आइस हो गया, शेल आ गया, उसके बाद स्टैंडिंग वाटर है रनवे पे, स्टैंडिंग वाटर का कह सकते हैं, लेकिन स्नो वगैरह तो नहीं पड़ता, इसलिए हमारे यहाँ पे स्नो टाइम बहुत कम यूज होता है। ऑन एरोड्रोम मूवमेंट सच एरियाज, देखो ये जो
स्नो आइस वो रनवे पे रहना ही मैंडेटरी नहीं है, वो टैक्सी वे या फिर एप्रॉन में जहाँ पे भी है, मतलब एयरपोर्ट पे कहीं पे भी अगर स्नो वगैरह पड़ रही है तो उस कंडीशन में स्नो टाइम जारी किया जाएगा। ऐश टाइम का भी जारी किया जाता है वोल्केनिक एक्टिविटी, वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक ऐश इन क्लाउड। देखो वोल्केनिक ऐश जब ऊपर जाती है ना, वहाँ पे अपना एक क्लाउड बना लेती है, इस क्लाउड के अंदर प्लेन गया तो उसके बाद वो खराब हो जाता है। ठीक है, रेड अलर्ट इशू फॉर द वोल्केनिक ऐश, अगर वोल्केनिक ऐश का जो बादल है वो आ गया तो उसके लिए रेड अलर्ट इशू किया जाता है। ओके, ऐश टाइम मतलब होता है वोल्केनिक ऐशेस की वजह से उसको लागू किया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कुछ नोट्स हैं जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जिसमें पहले है कि वेट रनवे क्या होता है। कवर विद अ विजिबिलिटी डिफरेंस ऑफ वाटर लेस देन इक्वल टू 3 mm डेप्थ क्लोजिंग टू द एप्रॉन एंड सनी रिफ्लेक्शन विदाउट सिग्निफिकेंट स्टैंडर्ड पुल। देखो रनवे पे अगर मान लो कि ये रनवे है, ठीक है, तो इसके ऊपर ऐसे बना देता हूं मैं, 3 mm डेप्थ से ज़्यादा ऊपर पानी हो गया तो ये इसको बोलेंगे हम वेट रनवे। ओके, कंटामिनेटेड रनवे किसको बोलेंगे? वेन मोर देन 25% ऑफ रनवे सरफेस इज कवर्ड बाय द स्टैंडिंग वाटर एंड डेम्पर 3 mm और बाय कंप्लीट स्नो एंड स्लज। देखो स्लज मतलब कीचड़ हो गया, और आइस, इससे अगर कोई रनवे 3 mm से ज़्यादा, मतलब देखो वही है, इसके ऊपर स्नो आइस या फिर कीचड़ 3 mm से ज़्यादा है तो उसको हम कंटामिनेटेड रनवे बोलेंगे। स्लिपरी वेन वेट, अगर देखो रनवे पे पानी है तो वो स्लिपरी भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में किस रनवे को बोलेंगे हम? वो ये स्लिपरी और वेट रनवे। अ रनवे condition code assign if the wet runway exhibit poor braking characteristics due to the excess of रबर डिस्पोज ऑन द पुअर सरफेस टेक्सचर। अभी देखो जो रनवे आता है उसके अंदर ना ग्रिप बनाने के लिए ऐसे लाइंस वगैरह ऐसे होती है, या कोई भी रोड पकड़ लो आप, उसके अंदर थोड़ा सा ऐसे रफ टाइप होता है ना, रफनेस बना, तो वैसा रनवे पे भी होता है। ठीक है, तो इन कंडीशन में क्या होता है, कोई एयरक्राफ्ट आता है और धड़ाम करके लैंड करता है यहाँ पे, ऐसे बहुत सारी लैंडिंग्स वगैरह चलती रहती है, तो यहाँ पे ना एक रबर ऐसे स्लज बन जाता है, तो उसकी वजह से अगर वो गीला रहा तो वहाँ पे मतलब स्लिप हो जाता है एयरक्राफ्ट, तो इसको बोलते हैं स्लिपरी वेन वेट वगैरह। ड्राई रनवे मतलब क्लियर, वहाँ पे डैम्पर नहीं है, वाटर नहीं है, फ्रॉस्टेड स्नो वगैरह कोई दिक्कत नहीं, उसको ड्राई रनवे बोलेंगे। देखो ऐसा होता है, ये जो रबर वाला बोला ना, देखो यहाँ पे रबर डिपॉजिट हो चुका है सारा, ये मशीन से उसको निकालेंगे, इसके लिए मेंटेनेंस के लिए उन्होंने नो टाइम जारी किया होगा। ओके, 2-3 घंटे के लिए रनवे जैसे रिक्वायरमेंट है वैसा बंद कर देंगे, और ये सारा रबर वगैरह निकालेंगे, क्योंकि एयरक्राफ्ट इतनी जोर से यहाँ पे लैंड करता है, इतना सारा वेट लेके, तो थोड़ा रबर वगैरह लग जाता है उसके अंदर। देखो ये मतलब इसको स्लिपरी रनवे बोल सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी रबर है, उसके ऊपर पानी है, तो ये दिक्कत हो रही है यहाँ पे। ओके, ये ड्राई रनवे हो गया आपका, ये कंटामिनेटेड रनवे हो गया। देखो यहाँ पे स्नो वगैरह दिख रही है ना आपको उस कंडीशंस में। ओके, फोटो लगा दिया यार, अच्छा हो गया। देखो अभी ये होता है ब्रेकिंग कोएफिशिएंट। ब्रेकिंग कोएफिशिएंट मतलब एयरक्राफ्ट के अंदर हमें ब्रेक वहाँ पे मेंशन किया जाना होता है, इसमें से आपको हार्डली मतलब एक या फिर दो क्वेश्चंस आ सकते हैं डीजीसीए में। ओके, इसमें सिर्फ ये दो है, ये दो याद कर लो, बाकी के आप ठीक से याद करो। 0.36 टू 39 इसको बोलते हैं मीडियम ब्रेकिंग एक्शन, मीडियम टू गुड। इसके बाद 0.30 से लेके 0.35 तक मीडियम ब्रेकिंग एक्शन होता है, और लेस देन 0.25 होता है पुअर ब्रेकिंग एक्शन। उसके बाद 0.26 टू 0.29 इसको बोलते हैं पुअर और मीडियम ब्रेकिंग एक्शन। 0.40 एंड अबव उसके ऊपर वाला तो गुड ब्रेकिंग एक्शन होता है। ये ब्रेकिंग एक्शन है। इसके लिए आपको मतलब देखो मैंने बोला था कि 70+ हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में चाहिए, तो इसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स निकाले, तो ये बाकी दो याद कर लो आप, बाकी का रहने दो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, आपने हमारा ये पूरा वीडियो देखा, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा जो रेगुलेशंस का जो प्लेलिस्ट है वो भी देखेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट रहा इससे रिगार्डिंग वगैरह तो आप हमें कमेंट सेक्शन में 100% पूछ सकते हो। वीडियो को यार लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आप ना वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, और इस वीडियो को आपको जितना शेयर करना है उतना करो, आपके अच्छे दोस्त है उनके साथ शेयर करो, अच्छे से समझाए। अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें हमें कुछ इंप्रूवमेंट वगैरह करनी है तो यू कैन रीच आउट इन कमेंट सेक्शन। ओके, वहाँ पे हमें बता सकते हो, हम ट्राई करेंगे 100% की हर कमेंट का आपको रिप्लाई दे सके। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।